बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद राशिद है और आज हमने स्टार्ट करनी है 10th की मैथ फ़र्स्ट टॉपिक और फर्स्ट लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा सफ़र रहेगा, दुआ यही है। तो बेटा आपने 9th में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी, जिसके बारे में हम फर्दर डिस्कशन अभी करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको पहला टॉपिक पढ़ाने लगा हूँ जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफ़ाइन सबसे पहले समझ लें तो उसकी एग्जांपल समझना बहुत आसान हो जाएगी। तो बेटा ज़रा थोड़ा सा फोकस रखिएगा, इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट हमारे पास डिफ़ाइन है कि एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर एन इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री। अच्छा, इसमें हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं। सबसे पहले स्क्वायर वो चीज़ होती है जिसकी डिग्री 2 होती है, इसलिए हमने इस डिग्री 2 की वजह से इसको सेकंड डिग्री भी कहते हैं। मतलब उसकी अगर पावर 2 हो उसको हम सेकंड डिग्री भी इक्वेशन कहेंगे और उसको स्क्वायर फॉर्म में भी कह सकते हैं। तो उसकी हमारे पास एग्जांपल है जो कि जर्नल एग्जांपल है कि ax² + bx + c = 0। इसमें हमारे पास मस्ट कंडीशन है, ये कंडीशन मस्ट हम लिखेंगे कि इसमें हमारे पास जो a है, a जो है वो x² का कोफिशिएंट है और जो b है वो x का कोफिशिएंट है। जो c है हमारे पास वो जर्नल फॉर्म कांस्टेंट है, वो कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू हो सकती है नंबर्स की। तो हमारे पास a जो है फर्स्ट कोफिशिएंट x² का वो कभी भी 0 से बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मतलब वो 0 हमारे पास कभी भी ना हो। अगर वो 0 हो गया तो ऑटोमेटिकली ये जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ये ऑटोमेटिकली लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। और a, b और c जो है वो हमारे पास रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स हम 9th में पढ़ चुके हैं। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें रैशनल और इरेशनल इन दोनों के अगर हम यूनियन ले लें तो वो हमारे पास रियल्स नंबर आ जाते हैं। तो अब हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर जो होते हैं, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और इरेशनल नंबर वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इसके अलावा भी हमारे पास एक और इसकी कंडीशंस है जो कि इसलिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। वो ये है कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं मगर वो हमारे पास रैशनल नहीं होते, वो इरेशनल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पाई, और पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 22/7। अब ये p/q की फॉर्म में तो लिखा गया है मगर ये रैशनल नंबर नहीं है। उसकी वजह है सेकंड कंडीशंस जो कि हमने फर्दर 8th में तो नहीं पढ़ा था मगर 9th में हमने पढ़ा था। ऐसे नंबर्स जो डेसिमल के बाद हमारे पास फनाइट हों, ऐसे नंबर्स जिनका आंसर डेसिमल के बाद फनाइट हो वो होते हैं रैशनल, और जिनके नंबर्स डेसिमल के बाद फनाइट ना हो मतलब इन्फिनिट हो तो वो होते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर। तो अगर उसकी हम आर्बिट्रेरी एग्जांपल लें तो वो होती है x² - 7x + 6 = 0। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था इसकी जनरल फॉर्म और ये है हमारे पास आर्बिट्रेरी फॉर्म। एक और बात आपने याद रखनी है, वो ये है कि अगर हम a को ही 0 पुट कर देते हैं मतलब इस कंडीशंस की कंट्रेरी आते हैं। कंट्रेरी मतलब उसकी उलट, उसके मुतजाद अगर हम चलें तो फिर क्या होगा। यहाँ पर हमने लिखा था कि इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए जो a है वो कभी भी 0 के बराबर ना हो। 0 से या बड़ा हो सकता है नंबर्स 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है मगर 0 नहीं हो सकता। तो अगर हम इसकी कंट्रेरी कंडीशन लें कि अगर हम a को ही 0 पुट कर दें, फर्स्ट वैल्यू को ही 0 पुट कर दें तो ये वैल्यू हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन में शिफ्ट हो जाएगी। अगर हमारे पास a 0 हो गया तो x² 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्म बच जाएगी bx + c। तो ये हमारे पास फॉर्म आ गए। अगर हम बेटा डिफरेंस देखें, डिफरेंस बिटवीन अ लीनियर एंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एक छोटी सी एग्जांपल से ये दोनों डिफरेंस आपको समझ आ जाएंगे। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस होती है जिसकी डिग्री 1 होती है। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री, जिस डिग्री को हम पावर भी कह सकते हैं, डिग्री या पावर 1 होगी तो वो हमारे पास बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। उसके हमारे पास जनरल एग्जांपल्स x + 3y = 2। और अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री या पावर 2 हो। शुरू में हमने कहा था जिसकी पावर स्क्वायर हो या हमारे पास सेकंड डिग्री हो। अगर उसकी डिग्री 2 होगी तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसके हमारे पास एग्जांपल है x² - x - 6 = 0। अगर हम देखें इसकी टाइप्स,
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की देखें टाइप्स। इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टाइप्स देखने से पहले अगर हम इसके लीनियर इक्वेशंस के बारे में एक और डिफरेंस देखें जो कि हम 8 में पढ़ के आए हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आपको हिस्ट्री बता दूं कि लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वहाँ पर क्या फ़र्क था। तो वहाँ पर भी हमारे पास ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 थी उसको हमने लीनियर इक्वेशन ही कहा था, और वहाँ पर भी हमने कहा था कि अगर हमारे पास मेथड है उसको सॉल्व करने के लीनियर इक्वेशंस को, तो वो 3 मेथड थे। फर्स्ट वन हमारे पास था बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, सेकंड वन हमारे पास था एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा हमारे पास मेथड था बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब फर्दर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की भी सॉल्व करने के मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके हमारे पास बेटा 2 टाइप्स हैं, एक है स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि हमारे पास एग्जांपल्स में दे रखी है, कोटेड कर रखी है, x² - 7x + 6 = 0। क्योंकि इसकी डिग्री भी 2 है तो ये हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म, और हमारे पास प्योर फॉर्म है x² - 16 = 0। अब इन दोनों में हमें कैसे फ़र्क पता चलेगा कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये हमारे पास प्योर फॉर्म है। एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे के ये दोनों मैं समझा दूंगा कि हमारे पास कन्वर्टिंग मेथड क्या है, कि कन्वर्टिंग स्टैंडर्ड टू अ प्योर फॉर्म, कि अगर हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² + bx + c = 0 जो हमारे पास है, इसमें अगर हम b की वैल्यू 0 पुट कर दें, b हमने शुरू में कहा था ये कोएफिशिएंट है x का, अगर हम उसको 0 पुट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये पूरा का पूरा फैक्टर 0 बन जाएगा, हमारे पास वैल्यू बच जाएगी ax² + c, जो कि ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास प्योर फॉर्म में। तो ये हमारे पास थी कन्वर्टिंग अ स्टैंडर्ड फॉर्म इनटू अ प्योर फॉर्म। अब जो हमने टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं, जो कि एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1। तो क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इजी हैं अगर थोड़ा सा आप फोकस रखेंगे, क्योंकि मैथ होती है फोकस से। अगर आपकी कंसंट्रेशन और फोकस होगा तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी। तो हमारे पास क्वेश्चन होगा, आपकी बुक जो है टेक्स्ट बुक में वो है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने जो इक्वेशन है हमारे पास उसको हमने सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना है, मतलब स्ट्रेट लाइन में जितनी सिंप्लीफाई हो सकती है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। एट द एंड जो कि हमारे पास 2 कंडीशंस थी कि एक हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी और दूसरी हमारे पास प्योर फॉर्म, अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाती है उसके बाद हमने पॉइंट आउट करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या प्योर फॉर्म है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x + 7 × x - 3 = -7। तो यहाँ पर मैंने कुछ एरोज़ लगा रखे हैं कि x को पहले इस x के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इसी x को आपने -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। x को x के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया तो अगर हमारे पास वेरिएबल सेम हो तो उसके पावर्स ऐड होते हैं बाय एक्सपोनेंट लॉ। ये हमने 9th में पढ़ा था 2.4 एक्सरसाइज में, जो कि हमारे पास पहला क्वेश्चन था। हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास वेरिएबल सेम होंगे तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो x × x, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, तो पावर हो जाएगी 2। फिर इसी x को हमने -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास रिज़ल्ट आया -3x। फिर हमने 7 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 7x आ गया। इसी 7 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो -21, और ये -7 वैसे का वैसे आ गया। तो x² - 3x + 7x, +7 में से -3 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास रिजल्ट बचता है प्लस का 4x, ये -21, ये -7 था, इस साइड पे आके रिजल्ट क्या हो जाएगा, +7। बहुत सारे लाज इसके हैं कि अगर हम इसी को शिफ्ट करते हैं तो इक्वल के बाद वो अपना साइन चेंज करता है। या एक और भी रिजल्ट है कि अगर हम दोनों तरफ +7 इस साइड पे भी कर दें, +7 इस साइड पे भी, तो +7 से -7 कैंसिल तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। या इसी -7 को इस लेफ़्ट साइड पे कन्वर्ट करेंगे तो अपना साइन चेंज करेगा, जो कि माइनस था वो बन गया +7 = 0। तो ये x² + 4x -21 + 7, तो हमारे पास रिजल्ट बच जाएगा -14 = 0। अब इससे ज़्यादा और ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि 4 के ऊपर तो 2 वाला जाता है, डिवाइड हो सकता है, 14 के ऊपर भी 2 वाला डिवाइड हो सकता है, मगर इसका कोएफिशिएंट 2 नहीं है, इसे ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इस रिज़ल्ट को हम मैच करेंगे जो अभी हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास x वाला कोएफिशिएंट मौजूद है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, अगर वो 0 है तो वो हमारे पास प्योर फॉर्म। फिलहाल हमारे पास x का कोएफिशिएंट मौजूद है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन। और अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ा था, अब हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 4,
और वो रिजल्ट है x + 4 / x - 2 माइनस x - 2 / x + 4 = 0। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास जो फॉर्म थी, रिजल्ट था वो प्रोडक्ट फॉर्म में था। अब हमारे पास आ गया कोशेंट फॉर्म में। कोशेंट वैल्यू मतलब p/q की फॉर्म में, जो कि हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकती है। तो इस रिजल्ट को अगर हम सॉल्व करना स्टार्ट करें तो x + 4 / x - 2 x - 2 / x + 4 हम जानते हैं जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 लाजमी होता है। तो इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर हमारे पास 1 होगा = 0। अगर हम इन तीनों का एलसीएम लें x - 2 x और 1, इन तीनों रिजल्ट का एलसीएम लें तो वो हमारे पास बनता है x - 2 x और 1 को हम वैसे लिखते नहीं है, वो यूनिवर्सल आइडेंटिटी है। तो हमारे पास एलसीएम बन जाएगा x - 2 और x। इसी दोनों एलसीएम को हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो इसलिए मैंने लिखा मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम x - 2 एंड x ऑन बोथ साइड्स। इस साइड पे हमने मल्टीप्लाई करवाया x + 4 / x - 2 वैसे का वैसे, x - 2 / x भी यहाँ पर वैसे का वैसे, और ये एलसीएम मल्टीप्लाई हो रहा है। इस साइड पे भी एलसीएम मल्टीप्लाई हुआ, ये +4 और 0 के साथ भी मल्टीप्लाई हमने करवा दिया। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर 0 साइड पे, मैंने ये डिटेल के साथ समझा रहा हूँ कि अगर हमारे पास रिज़ल्ट आ जाए तो वो कैसे 0 बनता है। अगर 0 के साथ लाजमी नहीं होता कि आप मल्टीप्लाई करके उसको चेक करवाएं कि वो 0 होता है, ऑटोमेटिकली वो 0 ही बनेगा। तो ये x - 2 से x - 2 कैंसिल हो गया, ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x², x 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया 4x। जब भी दरमियान में बेटा माइनस होगा तो लाजमी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर 90% केसेस में बच्चे माइनस नहीं लगाते, जिसकी वजह से साइन चेंज होना होता है वो नहीं होता, और उसकी वजह से हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो गलत आ जाता है। इसलिए बेटा जब भी दरमियान में माइनस होगा, जिस रिज़ल्ट के दरमियान में माइनस होगा, उसके बाद आप लाजमी ब्रैकेट को इस्तेमाल करेंगे। हमने ब्रैकेट को इस्तेमाल किया, x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया x², x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया 2x, फिर -2 को x के साथ तो ये -2x, और -2 को 2 के साथ तो प्लस का 4। इस रिज़ल्ट को आप x - 2 और x - 2 होल का स्क्वायर भी लिख सकते थे। उसके साथ ये होता कि आपका एक स्टेप और बढ़ जाता, क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन लेंथी होते हैं 9th की निस्बत, इसलिए हम कोशिश करेंगे जितने हमारे पास जो सूटेबल होते हैं हम उन्हीं को ही सिर्फ अडॉप्ट करेंगे। तो ये हमारे पास 4x को, ये 4 है और ये x है, 4x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 4x², 4x को -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो -8x, ये पूरा रिज़ल्ट 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इसका रिज़ल्ट 0 आ गया। तो ये x² + 4x। अब अगर इस माइनस को मैं ओपन भी करूँगा और इन रिज़ल्ट को ऐड भी करूँगा, तो ये प्लस था, बाहर माइनस था, तो प्लस माइनस ये रिज़ल्ट हो जाएगा माइनस, -2x और -2x, तो ये बन गया -4x। बाहर माइनस था इसलिए माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 4x, माइनस और ये प्लस, तो साइन आ जाएगा -4, और ये +4x² वैसे का वैसे, -8x, और ये 0 वैसे का वैसे। तो ये +x² है और ये -x² है, तो प्लस से माइनस हमेशा कैंसिल हो जाता है, तो ये रिज़ल्ट हो गया कैंसिल हमारे पास। ये प्लस का 4x और ये भी +4x, तो यहाँ पर मैंने एरो लगा रखा है 4x और 4x, तो 4 और 4 ये हो जाएगा हमारे पास 8x। अब हम रिज़ल्ट को क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी और फिर उससे भी छोटी पावर, तो ये +4x² मैंने यहाँ पर लिखा, +4x और +4x, ये 8x, ये -8x यहाँ पर आ गया, और ये -4 = 0। तो ये 4x² वैसे का वैसे, प्लस से माइनस हो गया कैंसिल, और ये -4 वैसे का वैसे, और 0 भी वैसे का वैसे आ गया। अब ये रिज़ल्ट 4 है, ये भी 4 है। हम 9th में ज़रूरी नहीं था कि सिंपली फॉर्म, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, मगर 10th के लिए जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है वैसे क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता जाता है। अब हम उसको यहाँ तक नहीं छोड़ सकते, जितना हो सकता है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब 4 को आप कॉमन ले लें या 4 को डिवाइड करवा दें, क्योंकि 4 दोनों में कॉमन है। इसे मैंने लिखा डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड, इस साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो 4 से 4 कैंसिल, x², 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास 1, और ये 4 डिवाइड करवाएंगे, ऊपर 0 है इसलिए रिज़ल्ट 0 ही आ जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास ax² + bx + c में b वाला, x वाला रिज़ल्ट नहीं है, मतलब b 0 है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये हमारे पास प्योर फॉर्म है। पहले वाला क्वेश्चन हमारे पास जो था वो स्टैंडर्ड फॉर्म था, क्योंकि उसका x का रिज़ल्ट, इसका कोएफिशिएंट मौजूद था। अब इस क्वेश्चन में x का कोई कोएफिशिएंट मौजूद नहीं है, इसलिए ये हमारे पास प्योर फॉर्म हो गई। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपने करने हैं बेटा, कोई मसला नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं। एक हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में था जो कि मैंने आपको करवा दिया।
अब इससे रिलेटेड हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने स्टार्ट कर रखा है। पार्ट नंबर मैंने 4 किया, आपने 4 से रिलेटेड है 2, 3, 5 और 6। इस क्वेश्चन को आप करेंगे। अगर कोई मसला होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे और वहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आप बेटा पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ बहुत ही जल्द हम हाजिर होंगे।